लाडो द क्रेजी गर्ल। आज हम आपको दिखाएंगे जयपुर की मूर्ति कला। गुलाबी नगरी की मूर्ति कला में दाग, बेजान पत्थर में जान डालने में माहिर है यहाँ के कलाकार। विदेशों तक पहुँच रही यहाँ की बनी मूर्तियाँ। लोग अक्सर ठोकर मार दिया करते थे मुझे पत्थर समझकर। किसी ने तराशा मुझे शिद्दत से, अब तो मुझे भी पूजा जाता है भगवान समझकर। जी हाँ, वो मूर्तिकार ही है जिसने एक पत्थर को अपने हुनर से भगवान बनाकर मंदिर में बिठा दिया, वरना तो उस पत्थर की नियति कुछ और भी हो सकती थी। ऐसे ही मूर्तिकारों की भूमि है राजस्थान। यहाँ की शिल्प कला को देश ही नहीं विदेशों तक वाहवाही मिलती है। ऐसे ही कलाकारों की खान बन चुकी है गुलाबी नगरी जयपुर। जयपुर विभिन्न कलाओं का शहर है, इनमें से एक है मूर्ति कला। यहाँ एक पत्थर भी बेजान और निर्जीव वस्तु नहीं। यहाँ के कलाकार पत्थर में भी जान डालने में माहिर हैं। यहाँ पत्थर पर इतनी सजीवता के साथ कला को उकेरा जाता है कि वे बोलती सी महसूस होती हैं। उनके चेहरे के भाव भी पढ़े जा सकते हैं। यहाँ राधा कृष्ण, राम दरबार, गणेश जी, दुर्गा माता और अन्य हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। इनके अलावा हर तरह की मूर्ति बनती है। इन मूर्ति की मांग देश के हर हिस्से से आती है। इनकी ख्याति विदेशों तक पहुंच गई है। एनआरआई यहाँ से बनी मूर्तियाँ मंगवाते हैं तो भ्रमण पर आने वाले विदेशी सैलानी यहाँ से ही मूर्तियाँ लेकर जाते हैं। ज़्यादातर विदेशियों को कृष्ण की मूर्तियाँ आकर्षित करती हैं। और वर्ल्ड फेमस जयपुर इसलिए है कि यहाँ पर कलाकार एक से एक बेहतरीन कलाकार है। इस मूर्ति मार्केट के अंदर ये पूरे वर्ल्ड में सब जगह सप्लाई। इंडिया के अलावा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, लंदन, अंग्रेज लोग यहाँ आके लेके जाते हैं मूर्तियाँ। हालांकि मंगवाते हैं मूर्तियाँ, वो भी मंगवाते हैं। जैसे राधा कृष्ण की मूर्तियाँ, कृष्ण को वो ज़्यादा मानते हैं वो लोग, तो वो कृष्ण की मूर्तियों का ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, तो वो लोग मंगवाते हैं मूर्तियाँ। और बहुत सप्लाई है, एक्सपोर्ट बहुत होता है माल। ये ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर जयपुर ही मूर्ति मार्केट की सबसे बड़ी मंडी है। इसके अलावा कहीं कोई दूसरी जगह नहीं। राजस्थान की राजधानी जो ऐतिहासिक धरोहरों के कारण पर्यटकों में विख्यात है ही, साथ ही अपनी कला संस्कृति के लिए भी खास पहचान रखती है। जितनी विख्यात यहाँ की मूर्ति कला है, उतना ही रोचक इसका इतिहास है। औरंगजेब ऐसा शासक हुआ जिसने बड़ी संख्या में मूर्तियाँ और मंदिर तुड़वाए। इससे पत्थर तराशने वाले कारीगरों में भय व्याप्त हो गया। उन्होंने अपना कारोबार बंद कर दिया और दर दर भटकने लगे। ऐसे में जयपुर के संस्थापक महाराजा सवाई जय सिंह ने देश भर के मूर्तिकारों से यहाँ आकर बसने का आह्वान किया। तब गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार के अलावा कोटा, बूंदी और अलवर के शिल्पकार यहाँ आकर बस गए। यही कारण है कि जयपुर के सभी स्मारक आज दुनिया में अपने शिल्प और सौंदर्य के कारण जाने जाते हैं। यूँ तो जयपुर में कोई कोना ऐसा नहीं है जहाँ मूर्तिकार नहीं मिलेंगे, लेकिन सबसे पहले चांदपोल बाजार में मूर्ति कलाकारों का मोहल्ला बसा। जयपुर की स्थापना के समय यहाँ राज दरबार के खजाना विभाग में काम करने वाले मुनीमों को बसाया गया था, इसलिए इस रास्ते का नाम खजाने वालों का रास्ता पड़ गया। लेकिन देश भर से आए मूर्तिकारों को जब यहाँ बसाया गया और उन्होंने अपने उद्योग धंधे यहाँ स्थापित कर लिए, तो इस इलाके को मूर्तिकारों के मोहल्ले के नाम से पहचान मिली। खजाने वालों के रास्ते में बड़े पैमाने पर संगमरमर की मूर्तियां बनाने का काम होता है। यह काम पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। मूर्तिकारों के इस मोहल्ले में अलवर से आए गौड़ ब्राह्मण मूर्तिकार
और प्रजापति मूर्तिकारों की धाक है। इसके बाद मूर्तिकारों की बसावट दूसरे इलाकों में भी फैलती चली गई और अब कई मोहल्लों में यह काम बड़े पैमाने पर हो रहा है, जिनमें प्रमुख रूप से भिंडों का रास्ता, खिजड़ों का रास्ता आदि शामिल हैं। आगरा रोड पर सुंदर नगर में तो मूर्तिकारों का नया मोहल्ला ही बस गया है। इनमें करीब 15,000 से ज़्यादा लोग मूर्ति बनाने, घिसाई, पेंटिंग, मूर्ति के व्यापार से जुड़े हैं। करीब 2,000 दुकानें संचालित हैं जहां मूर्तियों की खरीद फरोख्त होती है। ये हम इस काम को पहले सीखना पड़ता है, 2 साल 3 साल तक तो इसको सीखना पड़ता है। फिर बाद में इसको मतलब पत्थर इसको मकराना मार्बल मकराना की मूर्तियाँ बनाते हैं हम, और फिर ये देश विदेश में एक्सपोर्ट होती है। यूँ तो मूर्तियाँ बनाने में काले और सफ़ेद संगमरमर पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है। काला संगमरमर कोटपुतली के पास भैंसलाना से मंगवाया जाता है, जबकि सफ़ेद संगमरमर अजमेर के पास मकराना से आता है। सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ मकराना के सफ़ेद संगमरमर से बनाई जाती हैं, जो कि यहाँ की मूर्ति कला की खासियत भी है। इसकी दूधिया चमक हमेशा बनी रहती है। दूसरा, इस पत्थर की उपलब्धता भी काफ़ी मात्रा में है। आगरा का 7वां अजूबा कहा जाने वाला ताजमहल भी इसीलिए लोगों को आकर्षित करता है, क्योंकि यह भी संगमरमर से ही बना हुआ है। हालांकि इसके अलावा भी यहाँ जीरी, कोटपुतली, अहमदाबाद और वियतनाम के पत्थर से भी मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल कम होता है, क्योंकि इनकी यहाँ उपलब्धता भी कम होने के साथ महंगा भी होता है। काले पत्थर से ज़्यादातर शिवलिंग, महापुरुषों की मूर्तियाँ और जैन आराध्य देवों की मूर्तियों का निर्माण होता है, इसलिए इसका चलन कम है। हालांकि अब तो जयपुर के अंदर तरह तरह के मार्बल आने लग गए, बाकी पहले जयपुर के अंदर मकराना का ज़्यादा यूज होता था। और मकराना जो पत्थर है ना, वो वर्ल्ड फेमस पत्थर है, और उसकी जो मूर्तियाँ बनती हैं वो बिल्कुल मतलब सबसे अच्छी क्वालिटी की मूर्तियाँ बनती हैं। आज तो जयपुर के अंदर वियतनाम का पत्थर भी आ रहा है, अंबाजी का पत्थर भी आ रहा है, जीरी का पत्थर भी आता है, और भी कई तरह की क्वालिटी आने लगी। मकराना सबसे बढ़िया। जितनी रोचक और सुंदर ये मूर्तियाँ हैं, उतना ही रोचक है इनके निर्माण की कहानी। पत्थर के चुनाव से लेकर कटाई, छटाई, कलर, कार्विंग, पॉलिश के बाद ही एक खूबसूरत मूर्ति तैयार होती है। मूर्तियों में दूधिया चमक मूर्तिकार के अथक परिश्रम का नतीजा होती है। जिस कद की मूर्ति बनानी हो, उसी के हिसाब से पत्थर का चयन किया जाता है। 1 फीट ऊंची मूर्ति के लिए 12 इंच लंबा, 8 इंच चौड़ा और 4 इंच मोटा पत्थर चुना जाता है। इस पर ब्लैक कलर से ड्राइंग कर एक कच्चा रेखा चित्र उकेरा जाता है। हर कलाकार अपने हिसाब से मूर्तियों का निर्माण करता है। कोई मूर्ति बनाने की शुरुआत मुंह से करता है और कोई पैरों से। सबसे पहले मूर्ति का शरीर गढ़ा जाता है और फिर उसकी मशीन से छटाई की जाती है। इसके बाद छोटे छोटे मशीनी औजारों से मूर्ति को आकार दिया जाता है। हालांकि पहले ज़्यादातर काम टाँकी हथौड़ा से होता था, लेकिन तकनीकी युग में इतनी मशीनें आ चुकी हैं कि टाँकी हथौड़े का इस्तेमाल केवल 5% रह गया है। अब केवल नाक, कान और आँखों को सही शेप देने के लिए ही इनका इस्तेमाल किया जाता है। इन मूर्तियों को गहने और आभूषण से सजी दिखाने के लिए पत्थर पर मीनाकारी और कुंदनकारी ही यहाँ की मूर्तियों को दूसरी जगहों से अलग करती हैं। वस्त्रों की सलवटें भी आपको हकीकत नज़र आएंगी। सर, हमारे यहाँ पर काम बहुत फिनिशिंग से होता है और काम की वैल्यू होती है। और हमारे काम में मूर्तियाँ जब मतलब पूरी तैयार होती है तो मतलब ऐसा लगता है कि जैसे साक्षात भगवान है। हमारे काम में जो भी अंग वस्त्र है, कपड़े हैं, इनके हार वगैरह, सोने जवाहरात जब पूरी तैयार होती है, पेंटिंग होती है, तो ऐसा लगता है कि साक्षात भगवान है और अंदर से मतलब अपने आप आदमी देखकर उसको प्रसन्न हो जाता है। मूर्ति आकार में ढलने के बाद इसे चिकना बनाया जाता है, जिसके लिए होती है घिसाई और पॉलिश। मूर्ति की पॉलिश का काम भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी की कुशलता से ही मूर्ति में सजीवता नज़र आती है।
अलग अलग तरह के घिसाई के पत्थरों पर रेगमाल से कई चरणों में घिसाई के बाद मूर्ति में वो चमक पैदा होती है जो सालों तक चलती है। मूर्तियाँ ऐसी लगने लगती है मानो अभी बोल पड़ेंगी। इसमें पत्थर आता है 3 प्रकार का। पेपर आता है रफिंग करने के लिए, उसके बाद पाउडर आता है वाइट पाउडर, कपड़े से फिनिशिंग करना पड़ता है, फिर पॉलिश आ जाती है। इसके बाद इन मूर्तियों पर पेंटिंग की जाती है। रंग करना भी एक कला है। कलाकार की कोशिश होती है कि मूर्ति पर ऐसा रंग चढ़ाया जाए जो कभी ना उतरे। रंगों में नेचुरल कलर, वाटर कलर, ऑयल कलर आदि का प्रयोग किया जाता है। रंगों को वाटर प्रूफ बनाने के लिए मूर्ति पर रंग चढ़ाने के बाद मशीन से एक तरल पदार्थ की लेयर चढ़ाई जाती है। इससे रंग वाटर प्रूफ हो जाते हैं। हालांकि कई बिना पेंटिंग की मूर्तियां भी लेना पसंद करते हैं। मूर्तिकार का यह हुनर जितना सुंदर और मनोहारी दिखता है उतना ही कठिन तपस्या भी है। इस काम को सीखने के लिए 2-3 साल खपाने पड़ते हैं। बताया जाता है कि कई किशोर जयपुर में आकर यह काम सीखते हैं। काम सीखने के दौरान उन्हें पैसा तो नहीं मिलता, लेकिन काम सिखाने वाला रोटी कपड़ा देता है। काम सीखने के बाद वो चाहे तो सिखाने वाले के पास ही काम कर सकता है और चाहे तो अपना खुद का काम भी शुरू कर सकता है। रोटी कपड़े में मैं काम सीखा था सेठ के पास। फिर उसके बाद मैं काफ़ी मेहनत की अपना काम करने के लिए। वैसे माल तो सब जगह से आता है, लेकिन जयपुर में कुछ कलाकारी अलग ही है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मशीनों से भी बनाते हैं, हाथ से भी बनाते हैं, और दिमाग अगर फ्रेश है तो ही काम कर पाते हैं। मूर्तियों की कीमत भी पत्थर, काम, खूबसूरती आदि से तय होती है। जानकारी के अनुसार 1 फीट की संगमरमर की मूर्ति की कीमत 8,000 रुपये, वियतनाम पत्थर की मूर्ति की कीमत 10,000 रुपये और जीरी के पत्थर से बनी मूर्ति आपको 6,000 तक में मिल जाएगी। इसके लिए जो पत्थर मंगवाया जाता है उसकी कीमत भी अलग अलग होती है। संगमरमर पत्थर की कीमत प्रति टन 30 से 35,000 रुपये, वियतनाम के पत्थर की कीमत 50 से 60,000 रुपये प्रति टन और जीरी के पत्थर की कीमत 10 से 12,000 रुपये प्रति टन होती है। मूर्ति की लागत कलाकारों के मेहनताने से कम ज़्यादा होती है। 1 फीट की मूर्ति को तैयार करने में 5 दिन का समय लगता है, जिसमें 3 दिन उसकी गढ़ाई में, 1 दिन घिसाई में और 1 दिन पेंटिंग में लगता है। मूर्ति निर्माण का काम जितना अच्छा नज़र आता है उतना ही जोखिम भरा भी है। अब हम आपको बताते हैं इसमें क्या क्या जोखिम होते हैं। मूर्तिकार एक मूर्ति को गढ़ने में पूरी मेहनत लगा देता है, लेकिन जब मूर्ति अंतिम चरण में होती है तब मूर्ति का कोई भी अंग अगर टूट जाता है तो उसकी मेहनत और पत्थर दोनों बेकार चले जाते हैं। कई बार पत्थर के अंदर भी कोई क्रैक आ जाता है जो शुरुआत में नज़र नहीं आता, लेकिन जब मूर्ति निर्माण अंतिम दौर में होता है तब यही क्रैक पूरी मेहनत पर पानी फेर देता है। इसलिए मूर्तिकार पत्थर का चयन करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं। साथ ही काम करते समय पूरी एकाग्रता भी रखते हैं। साथ ही मशीनों के इस्तेमाल से पत्थर गर्म होने के कारण भी टूटने से बचने के लिए पानी की धार देते हुए काम करते हैं। इसके अलावा मूर्तिकार सुबह से शाम तक पत्थर से निकलने वाली सफ़ेद धूल में दिन भर लिपटे रहते हैं। यह उनके श्वास के साथ शरीर के अंदर भी जाती है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। जैसे श्याम भैया हमारे यहाँ मूर्ति बनती है ना, कभी अंदर पत्थर में पहाड़ा आ जाता है और कभी यूँ मान चलो तैयार मूर्ति कांच की तरह कभी भी चट जाती है और पानी लगा के काम करते हैं तब भी रोग आ जाता है और एक तरह के उठाने धरने में भी टूट जाती है और मूर्ति का नुकसान इतना जोखिम होता है कि शाम को खाना भी नहीं खा सकते हम लोग। तो ये थी जयपुर की मूर्ति कला, जिसने देश विदेशों में अपनी धाक जमाई। हमारी ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया लिखकर ज़रूर बताएं। ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ फिर हाजिर होंगे। तो ये क्या की खबर, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।